सभी को नमस्कार। हम कल आनुवंशिकी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमारा लेसन संख्या 35 जिसमें मेंडल के आनुवंशिकी के नियम एवं सिद्धांत आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल अपनी चर्चा हो रही थी कि मेंडल के द्वारा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया गया और ये 7 जोड़ी विपर्यासी जो लक्षण हैं वो हमने पढ़े। प्रभावी और अप्रभावी जो उनके रूप थे उनके बारे में चर्चा की थी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन, मटर के पादप का चयन तो मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया क्योंकि मेंडल ने जब मटर के पादप पर अध्ययन किया तो 34 विपर्यासी लक्षणों में से केवल 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। और मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, इसके कारण अभी आज अपने कक्षा में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मटर का पादप द्विलिंगी एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय शाकीय पादप है। इसको उगाने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें गमले या उद्यान के अंदर उगाया जा सकता है। मटर के पादप में सामान्यतः स्वयं परागण होता है, सेलो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, लेकिन हम चाहें तो इसके अंदर स्वयं परागण को कृत्रिम परागण में भी बदला जा सकता है, जिसे पर परागण भी कहते हैं। क्योंकि द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें नर और मादा जननांग साथ साथ पाए जाते हैं, और नर और मादा जननांग जब साथ साथ पाए जाते हैं तो कलिका अवस्था में नर जनन अंगों को हटा दिया जाता है और हम आवश्यकता अनुसार पर परागण भी करवा सकते हैं। तो स्वयं परागण को कृत्रिम परागण के द्वारा बदला जा सकता है। तीसरा कि मटर का जो पुष्प है ये बड़े आकार के होते हैं, यानी इनके जो पुष्प हैं वो बड़े आकार के होते हैं। एक कारण ये भी था, बड़े आकार के अनुमील्य प्रकार के पुष्प होते हैं, यानी बंद रहते हैं, इसलिए उनमें स्वयं परागण होता है। अगली बात कि मटर के अंदर विपर्यासी लक्षण अधिक थे। मटर का जो पादप है उसमें विपर्यासी लक्षण अधिक थे और विपर्यासी लक्षणों की अधिकता के कारण इस पादप का चयन किया गया। एक वर्षीय होने के कारण इसकी एक वर्ष में एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, तो इन्हीं कारणों से मटर के पादप का चयन किया गया। अब अगली बात आती है कि मेंडल के द्वारा मटर के पादप का चयन करने के बाद इनके ऊपर जो नियम और सिद्धांत बनाए गए, इनके ऊपर जो वंशागति के प्रयोग किए गए,
उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि संकरण प्रक्रिया से संबंधित या मेंडल के जो प्रयोग है उनसे संबंधित कुछ शब्दावली हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी जो कीवर्ड हैं, शब्दावली है, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है आनुवंशिकी से संबंधित, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली, यानी कौन कौन से शब्द मेंडल के द्वारा काम में लिए गए अपने प्रयोगों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द, कुछ परिभाषाएं याद रखनी है। जैसे सबसे पहले बात आती है कारक या जीन। कारक या जीन, वर्तमान में जिसे अब जीन कहते हैं। तो कारक क्या होते हैं? तो कारक डीएनए के ऐसे क्रियाशील लघुखंड होते हैं, डीएनए के क्रियाशील लघुखंड जो गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा किसी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक आनुवंशिक लक्षणों को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करते हैं, जीन या कारक कहलाते हैं। मेंडल ने कारक शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जोहानसन ने वर्तमान में इसे जीन नाम दिया है। ये माता पिता से यानी जनक से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। तो ध्यान दें कि सबसे पहले हमने एक कारक या जीन के बारे में, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में, जिसे अब जीन कहा जाता है। तो जीन जो होते हैं ये आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और जीन के द्वारा एक या एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण और नियमन किया जाता है और ये गुणसूत्रों के ऊपर व्यवस्थित होकर के माता पिता से संतान में संचरित होते हैं और उन लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो कारक या जीन एक या एक से अधिक लक्षणों की अभिव्यक्ति करने का कार्य करते हैं, उनका नियमन और नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अगली परिभाषा आती है युग्म विकल्पी।
युग्म विकल्पी जिसे हम एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं, एलिलोमॉर्फ कहा जाता है या एलील भी बोलते हैं। किसी एक विपर्यासी लक्षण के दो विपरीत अर्थ रखने वाले जो रूप होते हैं वो एक दूसरे के युग्म विकल्पी है। यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं उनमें दो युग्म विकल्पी पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः प्रभावी तथा अप्रभावी कहा जाता है। तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों का युग्म विकल्पी कहलाता है। जैसे कि ऊंचाई के लक्षण, पौधे की ऊंचाई के लक्षण के दो युग्म विकल्पी हैं, लंबा जिसका नियंत्रण करने वाला जीन कैपिटल टी और बोना जिसका नियंत्रण करने वाला जीन स्मॉल टी है। तो ये एक दूसरे के युग्म विकल्पी कहलाते हैं। वैसे ध्यान दें, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन सदैव जोड़े में पाए जाते हैं और वो लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जीन कभी भी अकेले नहीं होते, सदैव जोड़े में या युग्म के रूप में पाए जाते हैं जो गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ से तात्पर्य किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों का युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहलाता है। इसी प्रकार अगली परिभाषा आती है समयुग्मजी। समयुग्मजी को होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है समान, जाइगस का मतलब होता है युग्मक। तो जब किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन का जो जोड़ा है उसके यदि दोनों युग्मक समान होते हैं तो उसे कहते हैं समयुग्मजी। अर्थात किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के दोनों युग्मक एक समान होते हैं, दोनों युग्मक समान होते हैं, उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये समयुग्मजी अवस्था को दर्शाते हैं। तो समयुग्मजी से तात्पर्य है कि जीन के दोनों युग्मक यदि समान हो या कारक के दोनों युग्मक यदि समान हो तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी। अब इसके बाद आता है विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस। तो विषमयुग्मजी समयुग्मजी का विपरीत होता है। यानी जब किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के दोनों युग्मक भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। विषमयुग्मजी
किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक के दोनों युग्मक असमान हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर इत्यादि। तो ये सभी विषम युग्मजी रूप है, जिसमें एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है, तो इसमें भिन्न भिन्न युग्मक हैं। तो ऐसी अवस्था विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहलाती है। अब अगला पॉइंट आता है संकरण किसे कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं या संकरण किसे कहते हैं? संकरण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, संकरण से तात्पर्य कि पादपों में या जंतुओं में दो एक ही जाति के पादपों के मध्य या भिन्न भिन्न जाति के पादपों के मध्य या दो अलग अलग जीवों के मध्य कृत्रिम रूप से करवाया जाने वाला प्रजनन संकरण कहलाता है। तो संकरण को इस प्रकार परिभाषित करेंगे, जब किन्हीं दो एक ही प्रजाति के पादपों के मध्य या भिन्न भिन्न प्रजाति के पादपों के मध्य परस्पर कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है। कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। तो कृत्रिम प्रजनन करवाने की जो प्रक्रिया है वो संकरण कहलाती है। और संकरण की क्रिया से जो संतति प्राप्त होती है उसे हम संकर संतति कहते हैं। संकरण की क्रिया से जो हमें संतति प्राप्त होती है उसे हम संकर संतति के नाम से जानते हैं। तो ये बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस इन सभी में संकरण की प्रक्रिया को काम में लेंगे।
तो संकरण कृत्रिम प्रजनन होता है। जैसे पादपों में कृत्रिम रूप से पर परागण करवाया जाता है तो वो संकरण की प्रक्रिया है। स्वयं परागण जो होता है, स्वयं निषेचन होता है, वो प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया है। अब बात आती है एक संकर संकरण। क्या होता है एक संकर संकरण और क्या होता है द्विसंकर संकरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक संकर संकरण, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक संकर संकरण या इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो जब किसी एक लक्षण की वंशागति, किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें किसी भी एक लक्षण को आधार मान करके दो विपर्यासी रूपों के जनक पादप या जंतुओं के मध्य संकरण की क्रिया करवाई जाती है और F1 PD प्राप्त की जाती है और F1 PD से बाद में F2 PD प्राप्त की जाती है। F2 PD के आधार पर ही जीन पर रूप, लक्षण पर रूप, इन सभी का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्या होता है कि जब किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। इसी प्रकार द्विसंकर संकरण, तो द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान देना, द्विसंकर संकरण जिसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि जब किन्हीं दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है या द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अब अगला पॉइंट आता है लक्षण पर रूप और जीन पर रूप। लक्षण पर रूप क्या होते हैं, जीन पर रूप क्या होते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो लक्षण पर रूप, लक्षण पर रूप को फिनोटाइप कहते हैं। लक्षण पर रूप को फिनोटाइप कहा जाता है। लक्षण पर रूप क्या होता है कि जब किसी भी जीव के बाह्य लक्षणों को ध्यान में रख करके लक्षणों पर रूप अनुपात निर्धारित किया जाता है
जिसे बाह्य लक्षण जो होते हैं उन लक्षणों को आधार मान करके लक्षण स्वरूप अनुपात निर्धारित होता है, तो उसे हम लक्षण स्वरूप कहते हैं। यानी जीव की बाह्य संरचना का ध्यान में रख करके उसका अनुपात निर्धारित होता है, वो लक्षण स्वरूप है। तो यहाँ लिखेंगे किसी पादप या जंतु की बाह्य संरचना जैसे कि आकार है, आकृति है, रंग है इत्यादि, बाह्य संरचना को आधार माना जाता है। आधार माना जाता है तो वो कहलाता है लक्षण प्ररूप। जैसे एक संकर संकरण प्रयोग में एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो F2PD F1 और F2PD प्राप्त होती हैं। F2PD के आधार पर जो लक्षण प्ररूप आता है वो 3:1 आता है, 3 लंबे पौधे और 1 बोना। इसी प्रकार दो लक्षणों को आधार मान करके करते हैं तो उनका लक्षण प्ररूप 9:3:3:1 आता है। बाहर से देखने पर, बाहर से पौधों का जंतुओं का मूल्यांकन करके और जो हम अनुपात निर्धारित करते हैं वो ही लक्षण प्ररूप अनुपात कहलाता है। अगला पॉइंट आता है जीन प्ररूप। जीन प्ररूप में इसके समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय अवस्था को ध्यान में रखा जाता है। जीन प्ररूप को जीनोटाइप कहते हैं। जीन प्ररूप किसी भी पादप के या किसी भी लक्षण के समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय अवस्था का अध्ययन है। किसी पादप या जंतु की किसी लक्षण विशेष की समयुग्मजीय एवं विषमयुग्मजीय एवं विषमयुग्मजीय अवस्था का अध्ययन जीन प्ररूप कहलाता है। जैसे एक संकर संकरण प्रयोग में जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है, अर्थात 1 शुद्ध लंबा, 2 संकरित लंबे और 1 शुद्ध बोना पौधा प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्विसंकर संकरण में 1224, 1212 एक जो अनुपात प्राप्त होता है वो जीन प्ररूप अनुपात है। ये दोनों शब्द जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप शब्द, दोनों शब्द जो देने वाले वैज्ञानिक हैं वो जोहानसन है। जोहानसन ने ही जीन शब्द का प्रयोग किया था और जोहानसन ने ही फिनोटाइप जीनोटाइप शब्द दिया था। तो ये ध्यान देना, कई बार पूछ लिया जाता है कि लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो ये जोहानसन है। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप और जीन ये नाम दिए थे। यानी जीन शब्द का प्रयोग भी जोहानसन ने किया था, लक्षण प्ररूप शब्द का प्रयोग भी जोहानसन ने किया था और जीन प्ररूप शब्द का प्रयोग भी जोहानसन ने किया था। अब इसके बाद आता है संकर पूर्वज संकरण। अगला हमारा जो पॉइंट है वो आता है संकर पूर्वज संकरण। तो संकर पूर्वज जो संकरण है, जिसको हम बैक क्रॉस भी कहते हैं,
क्या होता है इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। संकर पूर्वज संकरण, जिसको बैक क्रॉस कहा जाता है, बैक क्रॉस कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण का मतलब ये होता है कि F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती हैं, उस संतति का उसी के प्रभावी या अप्रभावी जनकों में से किसी एक जनक के साथ दोबारा संकरण करवाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, संकर पूर्वज संकरण से तात्पर्य है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त किसी संतति का, F1 पीढ़ी में प्राप्त किसी संतति का या संतति पादप का अपने दोनों जनक पादपों के मध्य अपने दोनों जनक पादप में से किसी एक के साथ पुनः क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण दो प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिया जाता है संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त किसी भी संतति का किसी भी जनक के साथ दोबारा क्रॉस करवाया जाए तो वो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला बाह्य संकरण, जिसे आउट क्रॉस कहते हैं, और दूसरा परीक्षण संकरण, जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बाह्य क्रॉस क्या होता है, परीक्षण संकरण क्या होता है, इसको अभी समझते हैं। तो देखिए, जैसे किसी एक लक्षण को आधार मान करके इनमें क्रॉस करवाया गया, एक नर जनक है, दूसरा मादा जनक है, इन दोनों में युग्मक निर्माण की क्रिया हुई। युग्मक निर्माण की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, दोनों युग्मक अलग हो जाते हैं और ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित होकर F1 पीढ़ी में एक साथ रहते हैं। ये F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है, इस F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का जब अपने अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। और जब इस F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का अपने प्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाता है
तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। तो ध्यान देना, संकर पूर्वक संकरण से तात्पर्य कि जब दो शुद्ध जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, और F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का अपने ही किसी जनक के साथ पुनः क्रॉस करवाया जाता है तो वो संकर पूर्वक संकरण कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है। यदि F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का अपने ही प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है संकरण तो बाह्य संकरण कहलाता है, और यदि अपने ही अप्रभावी जनक के साथ संकरण होता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, नंबर 1 बाह्य संकरण। बाह्य संकरण जिसे हम आउट क्रॉस कहते हैं। तो यहां पर इसको लिखेंगे कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त किसी संतति का संकरण अपने प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर जो जनक है वो प्रभावी होगा, यानी बाह्य संकरण में प्रभावी जनक ध्यान रखना है। इसके अंदर जो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप जो अनुपात आते हैं, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप जो अनुपात आते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, एक समान नहीं होते। जबकि परीक्षण संकरण में ये एक समान होते हैं, 1:1 होता है। अभी अपने चर्चा करते हैं परीक्षण संकरण की। तो परीक्षण संकरण बाह्य संकरण के विपरीत हो जाएगा। इसमें अप्रभावी जनक को संकरण करवाते हैं। तो परीक्षण संकरण जिसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि जब किसी F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का अपने अप्रभावी जनक के साथ पुनः क्रॉस करवाते हैं या पुनः संकरण करवाते हैं तो उसे परीक्षण संकर संकरण कहते हैं। ये इसलिए करवाया जाता है कि पौधे की समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय अवस्था का अध्ययन करने के लिए करते हैं। इनका जो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात समान प्राप्त होता है, अर्थात 1:1 ही प्राप्त होता है। तो ये बाह्य संकरण परीक्षण संकरण ये हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद
दो बिंदु और शेष रहते हैं। एक शब्द आता है विपुसन, एक शब्द आता है विपुसन, इमैस्कुलेशन या विपुसन। विपुसन या इमैस्कुलेशन से तात्पर्य किसी द्विलिंगी पादप के पुष्प में कलिका अवस्था में नर जनन अंग जैसे कि परागकोश को हटाने की क्रिया। तो देखिए, इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे, किसी द्विलिंगी पुष्प में उपस्थित नर जनन अंग पुंकेसर को कलिका अवस्था में हटाने की क्रिया या नष्ट करने की क्रिया की प्रक्रिया विपुसन कहलाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सामान्यतः द्विलिंगी पुष्प में स्वयं परागण होता है, लेकिन उसमें कृत्रिम रूप से पर परागण करने के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो आज हम यहाँ तक ही स्टडी करेंगे। इससे आगे की जो आनुवंशिकी से संबंधित जो बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।